एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट बी वेरी गुड बेटा। चलिए आइए आज हम टैक्सेस को आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि टैक्स का मतलब क्या होता था। हमने कहा सर टैक्स का मतलब होता था कोई भी कंपलसरी पेमेंट जो आप गवर्नमेंट को देते हैं किसी भी लॉ के तहत, और ये टैक्स दो तरह से दिया जाता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्ट का मतलब होता है जो बंदा टैक्स पे कर रहा है वही अपनी पॉकेट से टैक्स पे करेगा, किसी और पे बर्डन शिफ्ट नहीं करेगा। वेयर एज इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि सरकार को टैक्स एक पर्सन पे करेगा, लेकिन उस टैक्स का बर्डन किसी दूसरे पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। आज हम सेकेंड वीडियो में अपने डायरेक्ट टैक्स को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम इनकम टैक्स का बेसिक्स देखेंगे। ठीक है बच्चे, आइए शुरू करते हैं डायरेक्ट टैक्स। सर इंडिया में डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स के नाम से जाना जाता है, और ये टैक्स चार्ज सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन इसके लिए पावर कहां से ली है? उन्होंने पार्लियामेंट से पावर ली है, और पार्लियामेंट ने लॉ बनाया था इनकम पे टैक्स चार्ज करने के लिए इन द नेम ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि पार्लियामेंट लॉ पहले बनाएगी तभी टैक्स चार्ज होगा, यानी आर्टिकल कहता था कि आर्टिकल वहां पे 265 था जो कहता था कि बिना लॉ के टैक्स चार्ज नहीं हो सकता। और फिर छोटा भाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट था जो कहता था कि लॉ कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं होगा, ऐसी कोई बात लॉ के अंदर नहीं होगी विच इज प्रोहिबिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। यानी पार्लियामेंट कहां से पावर लेगा? कॉन्स्टिट्यूशन से लेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने 7th शेड्यूल के यूनियन लिस्ट के अंदर एक आइटम डाला था, आइटम नंबर 82, जिसमें कहा गया कि सर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है फॉर चार्जिंग टैक्स ऑन इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि सर एग्रीकल्चरल इनकम पे हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, किसानों पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। सर आजादी के बाद नारा ही दिया गया जय जवान जय किसान का, कि हमारी जो पूरी रीढ़ है, बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की, दैट इज बेस्ड ऑन किसान, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, देयरफॉर किसानों पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है जी, क्लियर है बात। अब यहां से कॉन्स्टिट्यूशन के आइटम नंबर 82 से पावर लेके जब ये लॉ बना तो लॉ में प्रोविजंस दिए गए। ये जो लॉ बनता है इस लॉ को हम बुलाते हैं एक्ट। एक्ट होता है लॉ, और इस लॉ में जो प्रोविजंस है वो दिए जाते हैं सेक्शंस के जरिए। जब भी हम टैक्स का लॉ पढ़ेंगे तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला सेक्शन देखना होगा चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन, ये चार्जिंग सेक्शन होता है वो सेक्शन जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस बताई जाती हैं जिनके पूरे होने पे टैक्स चार्ज होगा। चार्जिंग सेक्शन क्या होगा? वो सेक्शन जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस बताई जाएंगी जिनके पूरे होने पे ही टैक्स चार्ज होगा, ऐसे सेक्शन को चार्जिंग सेक्शन कहेंगे। तो चार्जिंग सेक्शन का लिटरल मीनिंग अगर हम कहें तो हम कहेंगे द सेक्शन अंडर विच, वो सेक्शन जिसके अंदर terms and conditions are given, terms and conditions are given on the fulfillment of which, on the fulfillment of which, जिन शर्तों के पूरे होने पे टैक्स becomes chargeable। वो सेक्शन जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस दिए जिनके पूरे होने पे टैक्स चार्ज होता है उसको हम चार्जिंग सेक्शन कहते हैं। और इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो इनकम टैक्स अब हम शुरू करने जा रहे हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर ये चार्जिंग सेक्शन दिया गया है सेक्शन नंबर 4 के अंदर। और सेक्शन 4 क्या कहता है आइए देखिएगा। सेक्शन 4 इन टोटल हमसे 5 बातें कहेगा। इनकम टैक्स एक्ट का चार्जिंग सेक्शन हमसे 5 बातें कहेगा। क्या 5 बातें कहेगा? समझिएगा।
मैं थोड़ा सा इसे रीड्राफ्ट कर रही हूं अपनी लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए। इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन, इनकम टैक्स एक्ट का चार्जिंग सेक्शन कहेगा दैट एवरी पर्सन shall be liable to pay tax on the total income earned by him in the previous year upon which tax is to be computed, upon which tax is to be computed and paid in the next year, which is known as assessment year, which is known as assessment year, at the prescribed rate, at the prescribed rate। बहुत ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन ने 5 बातें कही। उसने कहा भाई साहब हर बंदा, हर पर्सन जो भी इनकम कमाएगा उस पे उसे टैक्स देना होगा। लेकिन सर अब किस साल में कमाएगा और किस साल में टैक्स देना होगा, इसमें डिस्प्यूट ना आए इसलिए हम क्लैरिटी दे रहे हैं। हमने कहा कि सर एक बार ना आप कह दीजिए इस पर्सन को कि इंडिया के अंदर हम जनरली फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं। यानी होता क्या है, 2 तरह से ईयर होते हैं। एक होता है कैलेंडर ईयर जो आपका 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक चलता है, और एक होता है फाइनेंशियल ईयर जो आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। अब आप तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पीएनएल बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, तो इंडिया में ब्रॉडली फाइनेंशियल ईयर इज एप्लीकेबल। तो इनकम टैक्स एक्ट ने भी यही बात की। इनकम टैक्स एक्ट ने कहा कि सर आप जो पर्सन हो, पर्सन को कहा कि सर आप ना पहले इनकम कमा लो, आप इनकम कमा लो, हम आपके लिए वेट करेंगे पूरा फाइनेंशियल ईयर, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आप पहले कमाई कर लो। फर्स्टली पर्सन विल अर्न इनकम। उसे कहा सर आप पहले पूरे साल भर कमा लो, क्योंकि साल के बीच में तो हमें नहीं पता आप कितना कमा रहे हो, तो आप पहले पूरे साल भर में कमाई कर लो, और फिर जितनी भी कमाई इस साल करो उस कमाई का टैक्स अगले साल निकालना। यानी आप पहले कमाई करो और उस कमाई का टैक्स अगले साल निकालना। देयरफॉर जिस साल में आपने कमाई की उस साल को अब से हम नाम देंगे प्रीवियस ईयर। हमने कहा पहले आप कमाई कर लीजिए, पहले आप कमाई कर लीजिए, और जिस साल में आप कमाई करेंगे उस साल को हम कहेंगे प्रीवियस ईयर। हम 31 मार्च तक आराम से देखेंगे आपने कितना कमाया। फिर फर्दर ऑन द इनकम अर्न्ड इन प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में इस पर्सन ने जो इनकम कमाई, इस इनकम पे टैक्स शैल बी कंप्यूटेड एंड पेड। टैक्स कंप्यूट किया जाएगा और फिर पे किया जाएगा बाय अ ड्यू डेट। एक ड्यू डेट होगी, अलग अलग तरीके के बंदों के लिए अलग अलग डेट होगी, इंडिविजुअल के लिए अलग होगी, कंपनी के लिए अलग, एंड सो ऑन। एक ड्यू डेट होगी, उस ड्यू डेट तक आपको टैक्स निकाल के जमा कराना है, और ये ड्यू किस साल में होगी, इन दी नेक्स्ट ईयर, जो इमीडिएट नेक्स्ट ईयर आएगा। इमीडिएट नेक्स्ट ईयर, इमीडिएट का मतलब एकदम से,
प्रीवियस ईयर के बाद जो इमीडिएट नेक्स्ट ईयर आएगा, उस इमीडिएट नेक्स्ट ईयर के अंदर आप इस कमाई के ऊपर टैक्स निकालना, विच इज नोन एज, इस इमीडिएट नेक्स्ट ईयर को बोलेंगे असेसमेंट ईयर। इसको हम बुलाएंगे असेसमेंट ईयर, शॉर्ट में मैं कहूंगी AY। असेसमेंट का मतलब ही होता है कंप्यूटेशन, असेसमेंट का मतलब ही होता है कंप्यूटेशन। तो असेसमेंट ईयर वो ईयर है जिस साल हम टैक्स निकाल रहे हैं, और प्रीवियस ईयर का मतलब है वो ईयर जिस साल हमने कमाया। तो सरकार तसल्ली बख्श आपको कहेगी कि सर आप ना पहले कमा लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप पहले पिछले साल पूरी कमाई कर लो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। लेट्स से 1 अप्रैल मान लीजिए 2021 से 31 मार्च 2022 तक कमा लो। जिस साल में आपने कमाई की उसको हम बुलाएंगे प्रीवियस ईयर, शॉर्ट में हम कहेंगे PY। और फिर इस कमाई हुई इनकम का टैक्स जो है, इस कमाई हुई इनकम का टैक्स जो है वो कंप्यूट और पे करना अगले साल, जिसको हम बुलाएंगे असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर में एक पर्टिकुलर ड्यू डेट होगी, उस डेट तक टैक्स निकाल के जमा करा देना। ठीक है जी। तो अगला साल क्या हो जाएगा हमारे इलस्ट्रेशन में, 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023। फिर से समझिए, हमारे यहाँ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इनकम पे टैक्स लगेगा, उसके लिए पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है। अब टैक्स जो लगेगा वो एनुअल बेसिस पे लगेगा, यानी इनकम टैक्स सालाना बेसिस पे जाएगा, एनुअल बेसिस पे जाएगा। 12 महीने का इकट्ठा टैक्स आप देना। मैम ये बात क्यों बताई? तो बेटा ध्यान रखिए, इंडिया में इनकम टैक्स तो एनुअली बेसिस पे लगता है, लेकिन आगे चल के आप इनडायरेक्ट टैक्स देखेंगे, वहां पर सर मंथली बेसिस पे टैक्स जाएगा। तो बहुत से टैक्सेस होंगे जो मंथली आपसे चार्ज किए जाएंगे, लेकिन इनकम टैक्स जो है वो जनरली जो है एनुअल बेसिस पे जाएगा। ऑल्दो इसकी कुछ एक्सेप्शंस आएंगी, आगे चल के हम देखेंगे एडवांस टैक्स TDS के नाम से, लेकिन अभी वो कंसेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे जैसे हम एडवांस स्टेज पे जाएंगे वो कंसेप्ट को भी हम फर्दर ही कंसिडर करेंगे। बट अभी हम जनरल ओवरव्यू देख रहे हैं, ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं इनकम टैक्स का। और सरकार कहती है कि सर इनकम टैक्स हम एनुअल बेसिस पे लेंगे, पूरे 12 महीने का टैक्स साल में एक बार ले लिया जाएगा। लेकिन कैसे लिया जाएगा? सर जनरली 99% केसेस में हम क्या करेंगे कि आप पहले पूरी कमाई कर लो साल भर में, फाइनेंशियल ईयर फॉलो होगा, कैलेंडर ईयर नहीं देखा जाएगा। फाइनेंशियल ईयर देखेंगे 1 अप्रैल से 31 मार्च की डेट। आप 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक पहले कमाई कर लीजिए। जिस साल में आपकी कमाई होगी और टैक्स चार्ज होगा, उस साल को हम कहेंगे प्रीवियस ईयर। टैक्स चार्ज होगा मैंने कहा, यानी टैक्स तो चार्जेबल कब हो जाएगा? प्रीवियस ईयर में ही। टैक्स लगने की जिम्मेदारी पिछले साल ही आ जाएगी, लेकिन ये टैक्स कंप्यूट करने के लिए हम अगले साल तक का वेट करेंगे। पहले आप पिछले साल कमाई कर लीजिए, जैसे जैसे आप कमाई करेंगे टैक्स चार्ज होता जाएगा, लगता जाएगा, लेकिन हम आपसे अभी मांगेंगे नहीं। हम क्योंकि ये अच्छे से जानते हैं कि अगर हम आपसे रेगुलर बेसिस पे टैक्स लेंगे तो आपका खुद का काम रुकेगा। आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, आप अपना काम धंधा छोड़ के खाली टैक्स की कंप्यूटेशन नहीं करोगे। तो आप पहले कमाई करते रहो, जैसे जैसे कमाई करोगे टैक्स चार्ज होता जाएगा। जिस साल में आप कमाई करोगे उस साल को आपसे हम प्रीवियस ईयर PY कहेंगे, और फिर प्रीवियस ईयर में आपने जितना कमाया उसका टैक्स उठा के अगले साल कंप्यूट करना, या तो खुद से, या मार्केट में बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं इन द नेम ऑफ CA, CMA, CS, उनको हमने इसकी पूरी नॉलेज दी है, उनसे गाइडेंस लीजिए, उनसे असिस्टेंस लीजिए और अपना टैक्स कंप्यूट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा दीजिए बाय अ ड्यू डेट इन द इमीडिएट नेक्स्ट ईयर, विच इज नोन एज असेसमेंट ईयर। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे अब हमारी 2 पीरियड आ गए, एक तो आ गया प्रीवियस ईयर और एक आ गया असेसमेंट ईयर। हमारे एग्जाम्पल में प्रीवियस ईयर को शॉर्ट में हमने PY कहा, और प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2021 से शुरू होके 31 मार्च 2022 तक था। देयरफॉर इसको अब से हम कहेंगे प्रीवियस ईयर 21-22। वेयर एज इस प्रीवियस ईयर की इनकम का टैक्स हम अगले साल निकाल रहे हैं, तो अगले साल को हम क्या कहेंगे? असेसमेंट ईयर AY, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2022
एंड एंड्स विद 31 मार्च 23, तो हम इसको कहेंगे असेसमेंट ईयर 22-23। इज दैट क्लियर? PY 21-22 एंड AY 22-23 का मीनिंग क्लियर है? ठीक है बच्चे, ये वो साल है जिस साल में आपने इनकम कमाई, और अगला साल जिस साल आप इनकम जो पिछले साल कमाई थी जिस पे टैक्स लग चुका है, चार्ज हो चुका है, उसकी कंप्यूटेशन अब आप कर दो और वो टैक्स निकाल के सरकार को ड्यू डेट तक जमा करा दो। क्लियर है? अब सवाल उठेगा कि सर ये जो टैक्स निकालना है ना, ये कैसे निकालें? ये टैक्स जो निकालना है, ये टैक्स कंप्यूट कैसे करें? तो सर देखिए, जब असेसमेंट ईयर में अगले साल आप टैक्स निकालने बैठेंगे तो आपको इनकम टैक्स निकालते वक्त दो चीजें चाहिए होंगी। पहली, आपकी टोटल इनकम, जिसको हम टोटल टैक्सेबल इनकम भी कई बार बुलाएंगे, और ये कैसे निकलती है ये हम धीरे धीरे आगे समझेंगे। और इस टोटल टैक्सेबल इनकम को हम रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इनकम टैक्स निकल के आएगा। यानी हमारी कंप्यूटेशन कुछ इस तरह से होगी, इनकम टैक्स शैल बी इक्वल टू टोटल टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय रेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठेगा कि सर ये रेट क्या लिया जाए? तो सर रेट जो है ना, वो हमें दो जगह बताए जाएंगे। ये रेट जो है वो प्रिस्क्राइब किए जाएंगे कुछ केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट हमें प्रिस्क्राइब करेगी, वो भी हर साल अपने बजट में। हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट अपना बजट निकालती है, उस बजट में बहुत सारे रेट समय सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी, और इस बजट को अब से हम फाइनेंस एक्ट भी बुलाएंगे। बजट का दूसरा नाम फाइनेंस एक्ट भी है। तो फाइनेंस एक्ट में हर साल गवर्नमेंट हमें टाइम टू टाइम नए नए रेट देगी, उस रेट पे टैक्स निकाला जाएगा। और कुछ केसेस में जो रेट है वो हमें इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ही दिया जाएगा। कुछ केसेस में हमें जो रेट है वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ही दे दिया जाएगा। जैसे हम देखेंगे आगे, फॉर एग्जाम्पल सरकार कहेगी कि सर अगर ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी का मतलब क्या होता है? काले नोट? नहीं सर, ब्लैक मनी का मतलब होता है अनडिस्क्लोज्ड इनकम। वो इनकम जो आपने सरकार से छुपा के रखी है, जिसके बारे में किसी को बताया नहीं है, जिसके ऊपर कोई टैक्स सरकार को निकाल के जमा किया ही नहीं है। ये वो पैसा है जो कैश में आपने सर्कुलेट किया और अपने घर में दबा के रखा, आपने किसी को नहीं बताया कि आपने ये कमाया। ऐसे पैसे पे जो पैसा सरकार को डिस्क्लोज नहीं किया गया, सरकार को नहीं बताया, जिस पे टैक्स नहीं जमा कराया, ऐसे पैसे पे सरकार कहेगी भाई साहब हम फ्लैट 60% का टैक्स लगाएंगे, प्लस इस पे सरचार्ज वगैरह कुछ टैक्सेस लगेंगे। और ये जो सारा रेट होगा ये कहाँ पे गिवन होगा? इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। इसमें बजट का कोई रोल नहीं होगा। तो जो रेट है, ये रेट हमें दो जगह प्रिस्क्राइब किए जाएंगे। कहाँ पे? एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमें ये रेट बताएगी, और बहुत से केसेस होंगे जहां पे हम इनकम टैक्स से भी ये रेट उठाएंगे। और जो भी रेट प्रिस्क्राइब करेगी, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या लॉ, जो भी रेट प्रिस्क्राइब किया जाएगा, उस रेट को हम टोटल टैक्सेबल इनकम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी इनकम टैक्स का अमाउंट निकल आएगा। अब ये टोटल टैक्सेबल इनकम कैसे निकालनी है, इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए हमने क्या समझा है, ये जो टोटल टैक्सेबल इनकम है, इस टोटल टैक्सेबल इनकम को आपको रेट से मल्टीप्लाई करके इनकम टैक्स कंप्यूट करना होगा। और ये इनकम टैक्स किस पे लगेगा? लॉ मेकर ने कहा ये इनकम टैक्स चार्ज होगा ऑन एवरी पर्सन, हर पर्सन पे। लेकिन सवाल उठता है मैम ये पर्सन कौन? हु इज द पर्सन? तो सर पर्सन के लिए इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 2 के अंदर एक सबसेक्शन 31 है जिसने पर्सन का मीनिंग दिया। याद रखिएगा, हर लॉ के अंदर, जनरली हर लॉ के अंदर, लॉ में यूज होने वाले वर्ड्स जो हैं वो डिफाइन किए जाते हैं सेक्शन 2 के अंदर।
तो ऐसे ही इनकम टैक्स एक्ट के अंदर यूज होने वाले वर्ड्स को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 में, और सेक्शन 2 का एक सब सेक्शन 31 है जिसने पर्सन का मीनिंग दिया है, और उन्होंने इस डेफिनेशन के तहत 7 लोगों को पर्सन माना है। उन्होंने कहा सर यहाँ पे पर्सन का मतलब है ये 7 लोग। कौन कौन? सबसे पहला इंडिविजुअल, सबसे पहला इंडिविजुअल, आप और हम, इंडिविजुअल इंसान, ठीक है। दूसरा HUF। मैम ये HUF क्या होता है? HUF स्टैंड्स फॉर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी सिंपल भाषा में कहूं तो जॉइंट फैमिली की बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदू रिलीजन में, क्योंकि इनके लिए एक सेपरेट लॉ बना है, HUF का एक्ट है, इसीलिए इसको सेपरेट एग्जिस्टेंस में रखा गया है। और लॉ मेकर कहता है कि सर कोई भी जॉइंट फैमिली है इन हिंदू रिलीजन, किसी और रिलीजन की बात नहीं कर रहे, हिंदू रिलीजन में कोई जॉइंट फैमिली है हु वर्क्स टुगेदर, जो साथ काम कर रही है फॉर द सेम बिजनेस, एक ही बिजनेस में। सर बिजनेस एक ही है, उसमें सारे भाई मिलके काम कर रहे हैं, एक फैमिली है जिसमें 4 भाई हैं, चारों भाई एक ही बिजनेस देख रहे हैं। हाँ वो बात अलग है, उस बिजनेस की अलग अलग ब्रांचेस अलग अलग भाई सुपरवाइज कर रहे हैं, लेकिन देख तो सब एक ही बिजनेस में रहे हैं, और बिजनेस की ये सारी ब्रांचेस एक ही बिजनेस का हिस्सा है। यानी भाई मान लीजिए PP ज्वेलर्स है, PP ज्वेलर्स के ऑल ओवर इंडिया लेट्स से 6000 शोरूम है, तो 6000 शोरूम लेट्स से 3 भाइयों में 2-2 हजार शोरूम बढ़ गए हैं। तो भाई भले ही काम बांट दिया गया है भाइयों के बीच में, लेकिन बिजनेस तो एक ही है। सारी ब्रांचेस का जितना भी प्रॉफिट लॉस आता है वो मिलके हेड ऑफिस की बुक्स में इनकॉर्पोरेट होता है। आपने अकाउंट्स में पढ़ा है, ब्रांच अकाउंट्स में? नहीं पढ़ा तो आप देखेंगे कि सर सारी ब्रांचेस के जो भी क्लोजिंग बैलेंस है वो हेड ऑफिस की बुक्स में मर्ज कर दिए जाते हैं, एंड देन फाइनल नेट प्रॉफिट पूरे बिजनेस का निकाला जाता है। तो सर बिजनेस तो एक ही है, भले ही 10 लोग अलग अलग लोकेशन से ऑपरेट कर रहे हो। तो ऐसी हिंदू फैमिली जहां पे ज्वाइंटली सारे लोग एक ही काम पे डिपेंडेंट है, एक ही काम कर रहे हैं, एक ही बिजनेस में सब इन्वॉल्व है, ऐसी फैमिली को हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का दर्जा देते हैं। फिर भले ही वो फैमिली साथ रहे ना रहे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यानी ये फैमिली हु रिजाइड्स टुगेदर, सर जॉइंट फैमिली साथ रह रही है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सर हो सकता है जॉइंट फैमिली साथ ना रह रही हो, सर भाइयों भाइयों में तो अच्छे से बनती है, लेकिन जो उनकी वाइफ है वो घर में झगड़ती रहती है किचन के मैटर को लेके, तो भाई घर का तो बंटवारा कर दिया, घर चारों भाइयों के अलग अलग है, लेकिन चारों भाई बिजनेस एक ही चला रहे हैं, एक ही बिजनेस में डेली आते हैं, काम करते हैं, तो ऐसी फैमिली को HUF का दर्जा दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? एनी हिंदू फैमिली विच जॉइंटली वर्क्स टुगेदर फॉर द सेम बिजनेस इज इन HUF, irrespective of the fact whether it stays together or not। वो साथ रहे ना रहे इससे हमें कोई मतलब नहीं है, उनका साथ बिजनेस में काम करना जरूरी है, वो हमारे लिए HUF है, और फिर वो HUF भी हमारे लिए पर्सन मानी जाएगी। यानी चारों भाई मिलके अगर एक ही बिजनेस को हैंडल कर रहे हैं तो वो बिजनेस HUF है, फिर उसका इकट्ठा टैक्स निकाल के जमा किया जाएगा, अलग अलग भाइयों का टैक्स नहीं निकलेगा। ठीक है। फर्दर तीसरा, मैम क्या भाइयों का टैक्स कभी भी नहीं निकलेगा? वो सब हम आगे देखेंगे, अभी तो आज मैं सिर्फ आपको एक बेसिक पिक्चर दिखा रही हूं होता क्या है। तीसरा वो कहता है सर कंपनी, कंपनी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बिजनेस स्टडीज में भी, ऑल्दो लॉ में हम इसको और डिटेल में देखेंगे। कंपनी होती है एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्संस हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, 2 से ज्यादा लोग मिलके एक कंपनी फॉर्म करते हैं, और जैसी कंपनी रजिस्टर होती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ इसका सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। यानी इस कंपनी का इसके शेयर होल्डर्स, इसके डायरेक्टर्स, इसके मैनेजमेंट से कुछ लेना देना नहीं होता। कल को कंपनी के शेयर होल्डर्स रहे ना रहे, मैनेजमेंट रहे ना रहे, कंपनी हमेशा चलती रहती है। लाइक रिलायंस लिमिटेड मिस्टर धीरू भाई अंबानी ने एस्टैब्लिश की थी, वो गुजर गए,
और कई लाखों शेयर होल्डर्स जो उस कंपनी में जिन्होंने पैसा लगाया था वो सब गुजर गए, लेकिन रिलायंस लिमिटेड की एग्जिस्टेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया क्योंकि वो सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो सरकार ने कहा ये जो कंपनी है एज अ होल काम कर रही है, ये भी हमारे लिए एक पर्सन है, इसका भी हम टैक्स अलग से निकालेंगे। ठीक है जी। फर्दर नेक्स्ट फोर्थ वो कहता है सर कोई भी पार्टनरशिप फर्म है, कोई भी पार्टनरशिप फर्म है या LLP है, ये नई तरीके की पार्टनरशिप आई, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अगेन ये दोनों टर्म्स आप लॉ में डिटेल में देखेंगे, प्रॉपर एक्ट है आपके। ठीक है। पार्टनरशिप फर्म नॉर्मल पार्टनरशिप होती है जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्टर होती है, उसके लिए वो कहता है सर सारे पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है और उसका रजिस्ट्रेशन आप कराओ ना कराओ, इट इज नॉट नेसेसरी, कंपलसरी नहीं है। लेकिन LLP के लिए उन्होंने कहा सर हर पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है और इसका स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। और इन दोनों में कुछ और भी डिफरेंसेस होते हैं, वो जब आप लॉ देखेंगे वहां पे आप डिफरेंस पढ़ेंगे। लेकिन ये जो भी पार्टनरशिप फर्म है या जो भी LLP है, ये भी हमारे लिए एक अलग पर्सन माना जाएगा और इसका भी टैक्स अलग से कंप्यूट किया जाएगा। देन फिफ्थ वो कहता है AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, और BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये भी एक तरीके के एसोसिएशंस ही हैं जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग या दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन साथ में आती है एक पर्टिकुलर कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ठीक है। जैसे नाम से क्लियर है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पर्सन कैन बी नेचुरल और इट कैन बी आर्टिफिशियल, यानी ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, आप और हम इंडिविजुअल्स, या आर्टिफिशियल पर्सन लाइक कंपनी, फर्म, एटसेट्रा एटसेट्रा भी हो सकती है। ठीक है। दो कंपनियां मिल गई एक पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए, जैसे PNB एंड मेटलाइफ। PNB एंड मेटलाइफ मिलके वो इंश्योरेंस का बिजनेस रन कर रहे हैं, तो ये क्या हो गई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। यहाँ पे पर्सन का मतलब दो कंपनीज हैं, कोई इंडिविजुअल नहीं मिला। लेकिन जब दो इंडिविजुअल मिल जाएं, इंडिविजुअल शैल बी नेचुरल पर्सन ओनली, इंडिविजुअल शैल बी नेचुरल पर्सन ओनली, यानी ह्यूमन बीइंग, जैसा हमने अभी इंडिविजुअल में देखा। अगर नेचुरल पर्सन मिलके काम करे तो उनको हम कहते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ऑल्दो इनकम टैक्स पर्पस के लिए दोनों एसोसिएशन की ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट एक जैसी है। ठीक है। इनकम टैक्स पर्पस के लिए दोनों की ट्रीटमेंट एक जैसी है, बट दोनों में जरा सा डिफरेंस है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन कैन बी ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस, आर्टिफिशियल पर्सन भी आ सकती हैं, वेयर एज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में नेचुरल पर्सन आते हैं। ठीक है। कोई भी ग्रुप मिलके काम कर रहा है, एज अ जॉइंट वेंचर, एज अ मर्जर, एज अ कोलैबोरेशन, किसी भी नाम से दे दीजिए, जॉइंट वेंचर बुलाइए, कोलैबोरेशन बुलाइए, कोई भी नाम दीजिए। ठीक है। ये AOP BOI की फॉर्म है। नेक्स्टली वो कहता है सर लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? लोकल अथॉरिटी का मतलब होता है बेटा वो बॉडी जो सरकार के बिहाफ पे काम कर रही है एक पर्टिकुलर लोकल एरिया के अंदर। सिंपल भाषा में दे रही हूँ, लॉ की डेफिनेशन नहीं है, सिंपल मीनिंग बता रही हूँ। लोकल अथॉरिटी का मतलब है वो बॉडी जो सरकार के बिहाफ पे लोकल एरिया के अंदर काम कर रही है। ठीक है। जैसे अगर शहरों की बात करें तो म्यूनिसिपैलिटी, शहरों में म्यूनिसिपैलिटी सरकार का काम करती है, साफ सफाई, सड़कों की मेंटेनेंस, सड़कें बनाना, फ्लाईओवर बनाना एंड सो ऑन। ठीक है। तो भाई लोकल अथॉरिटी का मतलब यहां पे क्या हुआ, दैट बॉडी विच वर्क्स ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। भाई अब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर हर जगह तो नहीं जा सकते, तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो काम कर रही है इन लोकल एरिया, वो लोकल अथॉरिटी है। सच एज अगर हम शहरों की बात करें, अगर हम शहरों की बात करें, अर्बन एरिया की, तो अर्बन एरिया में यानी शहर की बात करें
तो अर्बन एरिया में म्यूनिसिपैलिटी लोकल सारा काम देखती है। सोसाइटी कहाँ से कहाँ तक बनेगी, कितनी जमीन सरकार की रहेगी, कितनी जमीन लोग अपने अंडर लेंगे एंड सो ऑन। वेयर एज अगर रूरल एरिया में जाएं यानी गांव की बात करें तो गांव में यही काम ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत होती है जो सरकार के बिहाफ में गांव में लोकल एरिया का सारा काम देखती है। तो ये जो ग्राम पंचायत है, म्यूनिसिपैलिटी है, दे आर कंसिडर्ड एज लोकल अथॉरिटी। तो सरकार ने कहा कि लोकल अथॉरिटी भले ही हमारे बिहाफ पे काम कर रही है, लेकिन हमारे लिए ये भी पर्सन मानी जाएगी, और ये भी अगर कोई प्रीवियस ईयर में इनकम जनरेट करेगी तो इन्हें भी वैसे ही टैक्स देना होगा जैसे बाकी लोग दे रहे हैं। क्लियर हो रही है बात बेटा? ठीक है। आखिरी लास्ट में वो कहते हैं आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन यानी वो कहते हैं सर आर्टिफिशियली ज्यूरिसडिक्शन ने, कोर्ट ने कुछ बॉडीज को पर्सन की कैटेगरी में डाल दिया है, भले ही वो एक्चुअली पर्सन ना हो। जैसे इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं मंदिर की मूर्ति, टेम्पल डेटी। ठीक है। अब मान लीजिए भाई इंडिया में ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहां पे करोड़ों का चढ़ावा आता है। सर एक मंदिर है साउथ में, तिरुपति बालाजी का मंदिर, जहां पे बहुत से श्रद्धालु आते हैं और उनकी जब विशेष मनोकामनाएं पूरी होती हैं तो वो डोनेशन देके जाते हैं। तो वहां पे मानता है कि भैया बालाजी भगवान विष्णु जी ने जो है कुबेर से अरबों का उधार लिया था लक्ष्मी जी को कुछ करने के लिए, जो आज तक वो उतार रहे हैं। देयरफॉर वहां के श्रद्धालु दान पेटी में विष्णु जी का उधार उतारने आते हैं, यानी सोने का सामान डाल जाते हैं दान पेटी के अंदर, गोल्ड की चेन, कड़े, अंगूठी, डेली करोड़ों अरबों का वहां पे चढ़ावा चढ़ता है। अब सरकार ने कहा सर करोड़ों का चढ़ावा चढ़ रहा है, ये आपकी इनकम है, इस पे आपको टैक्स देना होगा। तो जो ट्रस्ट बालाजी मंदिर को हैंडल कर रही थी उन्होंने कहा सर ये हमें थोड़ी ना चढ़ावा आ रहा है, ये तो भगवान के नाम पे आ रहा है, उनसे बात कीजिए। तो भाई सरकार ने कहा मैं भगवान से कैसे बात करूं, आप ही तो भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप उनके बिहाफ पे जब चढ़ावा रिसीव कर रहे हैं तो आप ही की जिम्मेदारी है कि उनके बिहाफ पे टैक्स निकाल के हमारे पास जमा करा दें। हाँ, सरकारी रिकॉर्ड में हम जो पर्सन है जिनका टैक्स लायबिलिटी रहेगी वो हम भगवान की मूर्ति का नाम देंगे, हम किसी पंडित को, किसी ब्राह्मण का नाम नहीं रखेंगे। वहां पे हमारे लिए जो मंदिर की मूर्ति है, तिरुपति बालाजी, वैष्णो देवी या हाजी अली, ठीक है, बंगला साहिब, गोल्डन टेम्पल, जो भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च है, इन सब डेटीज को हम आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन का स्टेटस देते हुए पर्सन की डेफिनेशन में कवर करेंगे। और इन डेटी की जितनी भी कमाई हुई साल भर की, उस पे आपको टैक्स पे करना होगा। कौन पे करेगा टैक्स? जो उस कमाई का देखरेख कर रहा है, फिर वो चाहे ट्रस्ट हो, चाहे कोई पंडित हो, चाहे कोई एसोसिएशन हो। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में कौन बना पर्सन? दैट आर्टिफिशियल डेटी। ठीक है जी। अब वो आर्टिफिशियल नहीं है भाई हमारी मानता है उसमें तो भगवान है, लेकिन सरकार के लिए वो आर्टिफिशियली एक पर्सन मान लिए जाएंगे, दैट टेम्पल, दैट मॉस्क, दैट गुरुद्वारा, दैट चर्च इटसेल्फ। ठीक है जी, क्लियर है बेटा? तो हमने देखा यहाँ पे सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के अंदर 7 लोगों को पर्सन का दर्जा दे दिया। उन्होंने कहा सर कोई भी पर्सन, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के अंदर पर्सन का मतलब है इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म LLP, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी या आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, ये सब के सब पर्सन है। और ऐसा कोई भी पर्सन अगर इनकम अर्न कर रहा है, इनकम अर्न कर रहा है इन द प्रीवियस ईयर, अगर कोई भी पर्सन इनकम अर्न कर रहा है, इनकम अर्न कर रहा है इन द प्रीवियस ईयर, तो उसका टैक्स कंप्यूट एंड पे किया जाएगा इन द असेसमेंट ईयर। और कंप्यूटेशन के टाइम पे हम टैक्स कुछ इस तरह से निकालेंगे, टोटल टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय रेट करेंगे। रेट हमें सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बताएगी अपने बजट में, और बहुत से केसेस में इनकम टैक्स एक्ट भी हमें रेट बताएगा। और ये टैक्सेबल इनकम, ये टोटल इनकम कैसे निकाली जाएगी, इसको हम अगली वीडियो में डिटेल में देखेंगे। ठीक है जी। तो हमने अभी सिर्फ और सिर्फ चार्जिंग सेक्शन समझा, और ये चार्जिंग सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर दिया गया था। इनकम टैक्स एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया, लेकिन पार्लियामेंट ने लॉ बनाने के लिए पहले पावर कॉन्स्टिट्यूशन से ली।
कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन लिस्ट आइटम नंबर 82 ने पावर दी थी। कॉन्स्टिट्यूशन के आइटम नंबर 82 से पावर लेके पार्लियामेंट ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बनाया। यहां से लॉ से पावर लेके फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स चार्ज करना शुरू किया। ये चार्ज किया गया अकॉर्डिंग टू चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन वो सेक्शन है जिस सेक्शन में टर्म्स एंड कंडीशंस बताई जाती है जिनके पूरे होने पे टैक्स चार्ज होता है। यानी सिंपल सी भाषा में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ध्यान रखिए प्लीज फ्लो चार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूनियन लिस्ट आइटम नंबर 82 से पावर ली तो पार्लियामेंट ने बनाया इनकम टैक्स एक्ट 1961। वहां से पावर लेके सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स चार्ज किया अकॉर्डिंग टू चार्जिंग सेक्शन। सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स चार्ज करेगी अकॉर्डिंग टू चार्जिंग सेक्शन। और ये चार्जिंग सेक्शन कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 4। सेक्शन 4 ने हमें ये टर्म्स एंड कंडीशंस दी जिनको मैंने रीड्राफ्ट किया अपनी लैंग्वेज में। उन्होंने कहा हर पर्सन को टैक्स देना होगा। अब यहाँ पे पर्सन का मतलब क्या है? तो पर्सन का मीनिंग सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के अंदर दिया गया। हमने देखा सर पर्सन का मतलब 7 लोग। पहला इंडिविजुअल, दूसरा HUF, तीसरा कंपनी, चौथा फर्म, पार्टनरशिप फर्म या LLP, पांचवा उन्होंने कहा AOP या BOI, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। छठा लोकल अथॉरिटी जो सरकार के पे लोकल एरिया में काम कर रही है लाइक म्यूनिसिपैलिटी, ग्राम पंचायत। सातवां आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन लाइक टेम्पल डेटी। हर कोई बंदा जो इन 7 में आ रहा है, ये अगर कोई भी इनकम कमा रहा है, कौन से साल में? प्रीवियस ईयर में। आप प्रीवियस ईयर में जितनी भी इनकम कमा रहे हो उसका टैक्स कंप्यूट करके पे कर देना इन द नेक्स्ट ईयर विच इज नोन एज असेसमेंट ईयर। कितने रेट पे करना? एट द प्रिस्क्राइब रेट। यानी 5 बातें हो गई यहाँ पे। 5 बातें क्या क्या हो गई? हर पर्सन को अपनी टोटल इनकम पे जो उसने प्रीवियस ईयर में कमाई थी उस पे टैक्स निकालना है असेसमेंट ईयर के अंदर एट द प्रिस्क्राइब रेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने बजट में बताएगी या इनकम टैक्स एक्ट के अंदर दिया जाएगा। जो भी रेट दिया जाएगा उस रेट पे हम इनकम टैक्स कंप्यूट करेंगे। और ये कंप्यूटेशन कैसे होगी? इनकम टैक्स कंप्यूट करने के लिए हमें टोटल इनकम चाहिए होगी और ये रेट चाहिए होगा। हमें टोटल इनकम चाहिए होगी और ये रेट चाहिए होगा। इस टोटल इनकम को हम रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इनकम टैक्स निकल आएगा। रेट हमें टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट बजट में बताएगी जो याद करना होगा, और इनकम टैक्स एक्ट में भी कई रेट लिखे होंगे जो अगेन याद करने होंगे। टोटल इनकम कैसे निकलेगी इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। लेकिन ये कंप्यूटेशन टैक्स का कब होगा? अगले साल, और अगले साल ही एक ड्यू डेट तक इस टैक्स को पे किया जाएगा जिसको हम कहेंगे असेसमेंट ईयर। ठीक है जी, यहाँ तक की बात क्लियर? तो यहाँ तक की बेसिक बात आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। अगली वीडियो में हम टोटल इनकम का डिस्क्रिप्शन देखेंगे। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही काफी। टिल नेक्स्ट क्लास, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।